बैक, स्वागत है आपका नॉलेज हैंगआउट में। मैं हूं ऋषभ शुक्ला और आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैक्रोइकोनॉमिक्स की फर्स्ट यूनिट, जो अपने आप में बहुत खलीफा टाइप की यूनिट है, बहुत वर्सेटाइल है, बहुत ज्यादा अटेंशन मांगती है। इसीलिए मैं ये यूनिट फर्स्ट प्रेफरेंस पे नहीं रखता हूं। मैं इस यूनिट को सबसे लास्ट में पढ़ाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि तब तक आप लोगों का एक आईक्यू लेवल जो कह सकते हैं कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर ये थोड़ी सी अपग्रेड हो जाती है या स्टेप अप हो जाती है। क्लियर? तो आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट यूनिट का, वो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स। बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले पढ़ लेते हैं कि मैक्रोइकोनॉमिक्स क्या होता है, फिर उसके कॉन्सेप्ट में बात करते हैं। It is defined as that branch of economics which studies economic issues at the level of economy as a whole. माइक्रोइकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें, जो आपने 11th क्लास में पढ़ी, उसमें हमने बात किया था माइक्रो लेवल की, यानी कि इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहे थे। चाहे वो फर्म हो, चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कंज्यूमर हो, चाहे सेलर हो, चाहे प्रोड्यूसर हो, कोई भी हो। क्लियर? हम इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहे थे। अभी हम किससे बात करेंगे? मैक्रो, यानी कि इकोनॉमी लेवल पे बात करेंगे। जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज आपस में मिल जाती हैं तो वो इकोनॉमी का रूप ले लेती हैं। क्लियर? सो वी address the issues of economic problem in macroeconomics at a macro level, or you can say at economic level. Clear? तो ये वर्ड जो कीवर्ड है ये याद रखिएगा, ठीक है ना? इकोनॉमी लेवल पर बात होती है यहाँ पर, इकोनॉमी एज अ होल की बात होती है। नेक्स्ट, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स इज द प्रॉब्लम ऑफ डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जब आपने माइक्रोइकोनॉमिक्स पढ़ा था तो वहां हमने बात की थी चॉइस की, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, और वो सारी बात हो रही थी इंडस्ट्री लेवल पे, माइक्रो लेवल पे। जब मैक्रो लेवल पे बात करते हैं तो हम डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट पे बात करते हैं कि पूरी अर्थव्यवस्था में, पूरी इकोनॉमी में कितनी इनकम जनरेट हो रही है, कितने लोगों को रोजगार मिला है, कितने लोग मतलब कह सकते हैं अनएम्प्लॉयड है, बेरोजगार हैं, और क्या सिचुएशन है इकोनॉमिक, यानी कि कहते हैं ना देश की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है इस वक्त। तो ये जो बुक है ये आपको बताती है, ये चैप्टर आपको बताता है कि देश की अर्थव्यवस्था, जीडीपी, बड़े बड़े नाम है, ठीक है ना, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी, ये सब आपको इसी चैप्टर में, इसी यूनिट में, सॉरी चैप्टर में, इस यूनिट में पढ़ने को मिलेंगे। क्लियर? तो इसमें मैंने इसको अंडरलाइन किया, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। कभी एमसीक्यू में आ जाए तो भूलिएगा मत, इसीलिए मैंने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से स्टार्टिंग की है इस चैप्टर की। अगला, कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स। कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स को इस तरह समझिए, गुड्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला इंटरमीडिएट गुड, दूसरा फाइनल गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या होता है उसको समझ लेते हैं। वो गुड्स जिसको या तो आप रीसेल करें या आप उसमें फर्दर प्रोसेसिंग करें, वो क्या कहलाता है? इंटरमीडिएट गुड्स कहलाता है। जैसे मैंने पार्ले जी खरीदा, क्लियर? अभी मैं फाइनल और इंटरमीडिएट में सीधे सीधे डिफरेंस बता रहा हूं। अगर मैंने पार्ले जी बिस्किट खरीदा और मैं चाय में डुबो के खा गया, बहुत मजा आता है, तो वो क्या कहलाएगा? फाइनल गुड्स। मैंने कंज्यूम कर दिया, खा के एकदम तृप्त हो गई आत्मा। लेकिन अगर मैं रीसेलर हूं, लाइक मैं स्टोर कीपर हूं, मेरी एक छोटी सी किराने की दुकान है, प्रोविजनल स्टोर है, गली मोहल्ले में अक्सर खुली होती है, मैंने वहां पर वो पार्ले जी का बिस्किट रीसेल कर दिया, तो वो मेरे लिए क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। अगर मैं उसको कंज्यूम कर जाता हूं तो ये मेरे लिए फाइनल गुड्स है। अगर मैं उसको बेच देता हूं, रीसेल कर देता हूं, तो वो मेरे लिए क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। पहला केस। दूसरा केस, मैं चावल खरीद के लाया और मैं चावल खा गया, ठीक, तो मेरे लिए क्या है? वो मेरे लिए फाइनल गुड्स है। उसी चावल की मैंने इडली बना के मार्केट में बेच दी, मेरे रेस्टोरेंट में बेच दी, क्लियर? तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स, क्योंकि मैंने क्या किया है उसमें मैंने फर्दर प्रोसेसिंग कर दी, क्लियर? तो किसमें कन्वर्ट हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स में कन्वर्ट हो गया। इन दोनों ही केसेस में क्या होता है कि जो वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट है आपके लिए वो बदल जाती है। जब आप फाइनल गुड्स के रूप में कंज्यूम करते हैं तो आपको अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन चाहिए होता है,
लेकिन जब आप इन दोनों चीजों पर काम करते हैं, कह लें कि इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में उसको ट्रीट करते हैं, तो आपका जो मोटिव होता है, जो सेटिस्फेक्शन नहीं होता, वो प्रॉफिट हो जाता है। क्लियर? क्योंकि ये सारे काम हम क्यों करते हैं? प्रॉफिट कमाने के लिए। आई होप आपको फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में समझ में आ गया होगा डिफरेंस क्या होता है। अब बात करते हैं कि भैया ये जो फाइनल गुड्स है, इसकी दो कैटेगरीज हैं, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। कंजम्पशन गुड्स पे बात कर लेते हैं। कंजम्पशन गुड्स, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, पार्ले जी का बिस्किट मैं लाया, मैं खा गया, वो मेरे लिए क्या था? कंजम्पशन गुड्स था। लेकिन अब बात करते हैं कुछ और। मैं बात करता हूँ मिक्सर ग्राइंडर की। मैं मिक्सर ग्राइंडर खरीद के लाया, मैंने दुकान पे रख कर उसको बेच दिया। मेरा मिक्सर जो था, मैं 3-4 मिक्सर खरीद के लाया और मैंने बेच दिया, तो मेरे लिए क्या हो गया? इंटरमीडिएट गुड्स। लेकिन अगर मैंने वो मिक्सर ग्राइंडर अपने घर पे खरीद के रखा है और मैं अब उसको जूस कॉर्नर पे यूज कर रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, मैं मिक्सर लाकर अगर बेच देता हूं तो मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा। और अगर मैं जूसर मिक्सर को खरीद के अपनी शॉप पे रख लेता हूं, जूस कॉर्नर पे, और उस मिक्सर से मैं जूस बना के बेचता हूं, क्लियर, तो मेरा कैपिटल गुड्स कहलाएगा। ठीक है? तो एक चीज ध्यान रखिएगा, कंजम्पशन गुड्स जो होता है, क्लियर, तो ये है इट इज यूज्ड बाय फाइनल कंज्यूमर। ये फाइनल जो कंज्यूमर होता है उसके द्वारा यूज की जाती है। और कैपिटल गुड्स की क्या क्वालिटी होती है? इट इज यूज्ड बाय फाइनल कंज्यूमर टू प्रोड्यूस अदर गुड्स। देखिए, फाइनल कंज्यूमर तो यहां पर भी लगा हुआ है, लेकिन कर क्या रहा है? वो प्रोड्यूस कर रहा है अदर गुड्स को, इसलिए वो क्या कहलाएगा? कैपिटल गुड कहलाएगा। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट पे, रिलेशन बिटवीन मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए एमसीक्यू में कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो एक वर्ड याद रख लीजिएगा, interdependent. They are not independent topic, although they are different topics. ध्यान से सुनिएगा, although they are different topics, but they are internally connected to each other. Hence we can say that they are interdependent in nature. बहुत क्लियरली कैसे बताता हूं, छोटे एग्जांपल से चालू करता हूं। आपने 11th में पढ़ा था डिमांड एंड सप्लाई, क्लियर? 12th में आकर आपका एक चैप्टर है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई वाला, डिटरमिनेशन ऑफ इनकम इन एम्प्लॉयमेंट में ये एक चैप्टर का टॉपिक है। उसमें क्या हो रहा है कि आप पूरी मार्केट की डिमांड और पूरी मार्केट की सप्लाई को जोड़कर मैक्रो लेवल पर देख रहे हैं। लेकिन इनिशियली स्टार्ट कहां से हुई थी? माइक्रो लेवल से स्टार्ट हुई थी ना। तो जो माइक्रो से आप मैक्रो की तरफ बढ़ रहे हैं, तो क्या है? वो इंटरडिपेंडेंट है, टॉपिक इंटरडिपेंडेंट है, पहला केस। दूसरा केस, एक इकोनॉमी में जो जर्नल प्राइस लेवल है, इकोनॉमी की लेवल की बात कर रहा हूं, इकोनॉमी लेवल पर जो जर्नल प्राइस लेवल है वो डिटरमाइंड हो रहा है इंडस्ट्रीज के प्राइस लेवल से। और 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था, 8th चैप्टर था शायद से, कि डिटरमिनेशन ऑफ प्राइस या प्राइस डिटरमिनेशन, बुक में अलग-अलग हो सकता है। तो उसमें क्या था? उसमें जहां पर डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही थी, वहीं पर क्या था? वहीं पर था आपका प्राइस डिटरमिनेशन, वो माइक्रो लेवल पे था। जब सारी इंडस्ट्रीज का प्राइस इस तरह से हमको पता चल गया, तो एक जनरल प्राइस लेवल हमें पता चला इकोनॉमी लेवल पर, वो क्या कहलाया? मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाया। तो दिस इज हाउ मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स आर इंटरडिपेंडेंट। तो अगर ये एग्जाम में पूछ लिया जाए तो भूलना नहीं है। दिस वाज द टुडेस टॉपिक, आई होप यू हैव लाइक्ड इट। और कौन सा पॉइंट आपको सबसे मजेदार लगा इसमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड और अगर अच्छे लग रहे हैं टॉपिक्स तो सब्सक्राइब करिए और अपने उन फ्रेंड्स को जरूर सर्कुलेट करिएगा ये वीडियोस जिन तक जिनके पास अभी तक कोई पढ़ने का साधन नहीं है। आई होप यू आर एंजॉयिंग नॉलेज हैंग आउट, स्टे विद अस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।